पूरी डिटेल के अंदर इसमें जा पाऊँ तो डिटेल में भी जा सकते हैं। बहुत बार मतलब जितना मैं डिटेल में जाता जाऊंगा ना, उतना आपको बताऊं आपकी आंखें निकल निकल के बाहर आती जाएंगी, जितना मैं डिटेल में जाता जाऊंगा इसकी। मतलब आज आपकी आंखें अभी जब बैठे हो गए तो ऐसे होंगी, अब ऐसे हो गई हैं, फिर आपकी आंखें यहाँ पहुँच जाएंगी अगर जितना डिटेल में चला गया। और तो इन चीज़ों को हमको देखना है। खाली एक मैंने आपको लाइन दे दी है, अब आप इसके ऊपर रिसर्च करो, देखो, जाके ढूंढो चीज़ें, गूगल करो, यहाँ करो, वहाँ करो, थोड़ा उस तरह उस दिशा में सोचो। ये 2-2 रुपल्ली, 4-4 रुपल्ली, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, इनका काम कब तक करते रहोगे ज़िंदगी में? ये फ़ायदा मजदूरी है ये। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? जब मार्केट के ये ऊपर नीचे होने से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, इसका मतलब आपका सारे बॉडी पार्ट ठीक काम कर रहे हैं। समझे? मार्केट के अंदर जब इस तरह से उतार चढ़ाव होने से, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो छोटे पटाखे की आवाज़ सुनता है ना, उससे डर जाता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है वो बच्चा, फिर उस पटाखे की आवाज़ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर कोई बॉम्ब कहीं हो जाए, ब्लास्ट हो जाए बड़ा वाला, उससे फ़र्क पड़ता है। फिर वो जब और थोड़ा मेच्योर हो जाता है, रहना शुरू कर देता है, देख लेता है ये सब चीज़ें हो रही है, फिर उससे एक आध बम से फ़र्क नहीं पड़ता, छोटे मोटे बम से। बड़ा बम पड़ेगा तो फ़र्क पड़ेगा। ऐसी मार्केट की जर्नी है। जो नए नए लोग यहाँ आते हैं ना, वो छोटे पटाखे, सुतली बम से भी उनको डर लग जाता है, एकदम उनके हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है। जिनको थोड़ा वक्त हो जाता है वो छोटे मोटे बम से डरते नहीं है, फिर ब्लास्ट से भी नहीं डरते। बहुत बड़ा ही कुछ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वो छोटे मोटे से वो डरते नहीं है। तो मार्केट का तरीका यही है। जब आपके ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव से आपके अपने हृदय गति के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, इसका मतलब जो है आप अब इस मार्केट में मैच्योर होने शुरू हो गए हो। एनालिसिस नहीं है आज का। जो टाइटल जो मैंने दिया है वो गेम प्लान ऑफ द रिलायंस। तो इसको आप स्टॉक स्पेसिफिक मानना चाहो तो आप मान लो। मैं आपको कोई यहाँ पर सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक डिस्क्लोजर है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो मेरे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में है। आज से नहीं है, काफ़ी पहले से है, और मैं बीच बीच में उसको ऐड भी करता रहता हूँ। और अगर कभी मेरा मूड ख़राब हो जाएगा तो उसको हो सकता है मैं अगले हफ्ते भी काट दूँ। तो इसलिए आप इन चीज़ों को जो है अपना ध्यान में रख के और फिर अपने जो भी डिसीज़न लेना है, मतलब मेरी तरफ से किसी भी तरह की कोई बाय सेल होल्ड ये वो ऐड रिकमेंडेशन जो आप समझ सकते हो जितनी बातें, उसके लिए नहीं है। और मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि रिलायंस हमारे मार्केट का एक स्टॉक नहीं है, वो एक्चुअली एक पूरी अपने आप में एक सेक्टर है। वो उसको सेक्टर कह सकते हो, रिलायंस सेक्टर। जैसे एक पूरा सेक्टर होता है, तो रिलायंस एक कंपनी नहीं है, इंडियन मार्केट के लिए एक पूरा सेक्टर है अपने आप में। और उसकी उसकी वेटेज भी और उसकी सब कुछ हिसाब किताब भी उसी तरह से होता है। मतलब पूरे सेक्टर की जितनी वेटेज है उतना होता है, और सेक्टर की जितनी किसी वैल्यूशन हो सकती है उतनी अकेले की वैल्यूशन हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए उसका उसको स्टॉक्स के बारे में नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और नाम तो लिखना पड़ेगा, आप जब किसी की बात कर रहे हैं तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, तो नाम लिखा है सिर्फ। बाकी एनालिसिस जो है उसकी चीज़ों की है, वो जो काम कर रहे हैं उनकी है, और उससे पड़ने वाले मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट की है और इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट की है। बस बात ये है। अब वो स्टॉक क्या है क्या नहीं वो तो सबको पता ही है। और मेरे पास में ऑलरेडी होल्डिंग है, और मैं उस स्टॉक के बारे में अच्छा सोचता हूँ तभी मैंने लिया हुआ है वो स्टॉक। तो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, सबको पता है अपने सेक्टर है। तो रिलायंस के बारे में आपको बताऊँ, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ आपको। आज से करीबन 2 साल, 1.5 2 साल, 2 साल के आसपास पहले यूट्यूब पे अभी भी हमारे वीडियो है रिलायंस की। मैंने उस समय भी एनालिसिस की थी जब जियो उसका लॉन्च होने वाला था, और जियो अभी लॉन्च हुआ नहीं था, और उनकी प्लानिंग था, ऑलमोस्ट लॉन्चिंग के ऊपर था। उन्होंने फ्री देना शुरू किया था कुछ जियो के जो सिम कार्ड फ्री देने शुरू किए थे, और कुछ मतलब आपको भी पता है कि हाँ 3 महीने यूज़ कर लो, 6 महीने यूज़ कर लो, ऐसी सी बहुत सी बातें थी। और मैंने उस समय अपने इस चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आज भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप पीछे जाएंगे थोड़ा शुरुआत में तो आपको मिल जाएंगे। मैंने उस समय ये एनालिसिस की थी कि जियो जो है एक टेलीकॉम सेक्टर का, और जो डीटीएच जो सेक्टर है, वो छतरी वाले जो केबल देखते हैं हम, उनका पूरा गेम बदल देगा एक बार।
और जितने ये सारे के सारे प्लेयर जो हैं, जो रेटों पे डेटा बेचते हैं और जिस तरह से काम करते हैं, इनकी पूरी गेम चेंज कर देगा रिलायंस एक बार आके। और मैंने उस समय ये भविष्यवाणी कह सकते हो आप, आज मैंने की थी कि आज से 2 साल बाद हिंदुस्तान की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी होगी, वो होगी जियो। वीडियो आज भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हो कि हिंदुस्तान आज से 2 साल बाद, 2-2.5 साल बाद मतलब, कि जियो नंबर 1 कंपनी होगी इंडिया की टेलीकॉम कंपनी। और वो आज जो है बिल्कुल साक्ष्य के रूप में लोगों के सामने है सबके। अब इस तरह के एनालिसिस करने के लिए चार्ट स्टडी तो होती नहीं है, ये तो एक अपनी गट फीलिंग से होता है। और मैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, आपको पता है, आप लोगों के सामने। अब आज उस स्टेज के ऊपर हम पहुंच चुके हैं कि रिलायंस ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहां पर उसने टेलीकॉम सेक्टर का पूरा हुलिया बदल दिया है और डेटा जो है एक अपने आप में उसको बना दिया है किंग पूरा। और डेटा जो है आज की डेट में हर चीज़ के अंदर पूरी तरह से घुला मिला हुआ है और उसके बिना हमारी ज़िंदगी जो है वो एक तरह से रुक सी गई है। और ये बात 2 साल पहले मुकेश अंबानी जी ने जब कही थी, 1.5 साल पहले जब किसी टीवी चैनल के ऊपर आए थे कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, उस दिन बहुत सारे लोग उनकी बात को समझे नहीं थे। लेकिन रिलायंस जिस तरह की कंपनी है और जिस तरह के ब्रेन, बहुत सारे लोग आप में से इन्वेस्टर जो हैं वो, और बहुत सारे जो एनालिस्ट, सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं यहाँ पर, वो नहीं जान पाएंगे कभी भी कि रिलायंस के अंदर किस लेवल के ब्रेन है और उनकी प्लानिंग कितनी आगे की होती है और वो कितनी सोचते हैं। रिलायंस, ये तो 2 साल पहले की बात है, मेरा चैनल शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले। जब मैं जी बिज़नेस पे हमारा शो आता था, मैंने उसके अंदर भी जिक्र किया था कि रिलायंस ने करीबन 26,000 करोड़ रुपए देके, 26,000 करोड़ रुपए देके पैन इंडिया का लाइसेंस लिया है, जो अपना 4G का। तो एक कंपनी, और उसके पास में अभी 1 रुपए का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया उसने, मतलब लॉन्चिंग की बात तो बहुत दूर की है, मतलब उसने खाली स्पेक्ट्रम लेके रख दिया। तो मुझसे कई लोग पूछते थे कि रिलायंस पागल है, दिमाग खराब है इसका, इसको पता ही कुछ नहीं है इसको मतलब ऐसी कुछ भी बातें बोलते थे। तो मैं हमेशा की तरह एक ही बात उनको जवाब देता था, जो मेरा एक पुराना डायलॉग है कि तुम्हारे पास में अपनी सिगरेट खरीद के पीने के पैसे नहीं हैं तो तुम समझदार हो, और वो 24,000 करोड़ रुपए लगा के स्पेक्ट्रम खरीद लेता है, वो बेवकूफ़ है। ठीक, बिल्कुल सही, सही दिशा में जा रहे हो आप, बिल्कुल ऐसे ही चलते रहना, ज़िंदगी ऐसी कट जाएगी तुम्हारी। कि तुम तो इतने बड़े फुकरे हो कि तुम्हारे पास में अठन्नी नहीं है अपने सामान लेने के लिए भी है, तुम अपनी सिगरेट भी दूसरे से मांग के पीते हो, तो तुम समझदार हो। अगला 25,000 करोड़ रुपए लगा के स्पेक्ट्रम ले रहा है, वो बेवकूफ़ है। तो ऐसे सलाह, ऐसे बोलने वाले, सलाह देने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और उनको पता चल जाता है आने वाले टाइम में। जो आदमी 200 रुपये किलो के सेब लेने के लिए 5 रेडियाँ घूमता है, वो आदमी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक को या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कहता है बेवकूफ़ है, इसको अकल नहीं है, इसने 25,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम लेकर रख दिया, पागल है, अकल ही नहीं है इसमें। अब पता चल रही है अकल। रिलायंस ऐसी कंपनी है, उसके अंदर वो फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा आगे की प्लानिंग करते हैं। उन लोगों ने आज से 5-7 साल पहले ही इस चीज़ को देख लिया था, भांप लिया था कि आने वाले टाइम में ऑयल जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी अगर हमारी रहेगी तो हम ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। मतलब क्योंकि ऑयल का एक फ्यूचर एक लिमिटेड है, बहुत सारी चीज़ें और आनी शुरू हो गई हैं। देखो आप, गैस से चलनी शुरू हो गई, कल को हाइड्रोजन की अपना टेक्नोलॉजी है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि फ्यूल के, ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो नहीं रख सकते वो, क्योंकि उनको पता है कि ऑयल की कंजम्पशन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं कम हो जी, एक दिन में नहीं होती, एक साल में भी नहीं होती, सालों लगते हैं कई। क्योंकि क्या है कि पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, अपना कार्बन के अपने रूल्स हैं पूरे वर्ल्ड के, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं स्क्वीज़ कर रही है अपने आप को कि उस लेवल की कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कंपनी जो पूरी तरह से ऑयल पे डिपेंड है, और ऑयल ही है उसका, बाकी मतलब मेजरली काम ऑयल है, बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है, मेजरली काम ऑयल है। तो इसलिए अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय ये प्लानिंग की कि हमको ऐसी जगहों पे जाना है। रिलायंस सोचो आज से 4-5 साल पहले ना B2B में थी। B2B मतलब समझते हो कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि वो जो काम करते थे
वो जब सेल करते थे तो बिजनेस को ही सेल करते थे, चाहे वो गैस बेच रहे हो, चाहे वो ऑयल बेच रहे हो, चाहे ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। उन्होंने 5 साल पहले ये डिसीजन लिया, 6 साल पहले या 7 साल पहले जो भी है, अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाके कि अब हमें B2C में आना है। क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ भाप ली कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो है, यंग पॉपुलेशन है आने वाले टाइम में, तो अगर हम B2C में डायरेक्ट आ जाते हैं तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा आने वाले टाइम में हमारी कंपनी के लिए। तो B2C में जब वो आने के लिए सोच रहे थे तो एक्चुअली नेचर कंपनी की बदलती नहीं है। नेचर उनकी यही थी कि उनको ऑयल चाहिए था, कोई मतलब उनको ऐसी चीज़ चाहिए थी कि जिसके बिना कोई चीज़ रन ना हो सके। देखो, काम धंधे के ना दो असूल होते हैं, मतलब हर एक की आदत होती है काम करने की। एक आदमी होता है रेल के डब्बे बनाता है, एक आदमी होता है रेल की पटरी बनाता है। जो रेल के डब्बे बनाता है वो तो बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो रेल की पटरी बनाता है वो होंगे कम, लेकिन जितने लोग डब्बे बनाएंगे वो चलेंगे उसी पटरी के ऊपर। समझो, तो ये तरीका है। तो अब बात ये रही कि रिलायंस जो है वो ऐसी कंपनी है, वो ऐसी चीज़ ढूंढती है कि अगर एक बार हमने वो चीज़ कर ली तो सारी दुनिया का कोई भी सामान हो तो वो हमारे थ्रू ही होके जाए। तो पहले वो ऑयल के ऊपर आए तो ऑयल का काम करते रहे, तो अब जो भी चीज़ लगेगी उसमें ऑयल तो चलेगा। अब एनर्जी है ऑयल, तो वो तो एक तरह से आप समझो कि आपकी बॉडी का खून है, ब्लड है आपका, वो चाहिए चाहिए। तो उन्होंने वो काम किया। दूसरी चीज़ में जब वो आने की कोशिश की तो उनको ये दिखा कि एक और चीज़ है नए जमाने की जो ब्लड बन सकती है, वो है डेटा। तभी उन्होंने बोला डेटा इज़ द न्यू ऑयल। वो लाइन जो आई ना मुकेश अंबानी की, वो ऐसे हवा में नहीं आ गई कहीं, वो उनके पिछले 2 4 5 सालों के ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो उन्होंने एक्सरसाइज की ना, वहाँ से आई थी कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। कि मतलब हमने ऑयल के अंदर काम किया, अब हम डेटा के अंदर काम कर रहे हैं। वही आज आपकी ज़िंदगी के अंदर जब आप काम कर रहे हो, अपना व्यवहार कर रहे हो, तो आज आप देख रहे हो कि हर चीज़ जो है वो डेटा से गुजर के, आज आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं जियो का डेटा यूज़ कर रहे होगे। तो वो डेटा जो है उन्होंने वो एक तरह की लाइफ लाइन बना दी उन्होंने। खून है आपकी, जो दौड़ रहा है पूरे, उसके ऊपर आप सब कुछ कर सकते हो। उसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हो, उसके ऊपर आप टीवी चैनल चला रहे हो, उसके ऊपर आप फ़ोन कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो उसी डेटा के ऊपर। आने वाले दिनों में उस डेटा के ऊपर और बहुत कुछ करने वाले हैं, जिसकी अभी हम थोड़ा बहुत हिंट बात करेंगे। फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन कि ऐसी बात हम क्यों कर रहे हैं। तो अब उस जब वो उस टाइम पे आ गए कि उस जगह पे पहुंच गए वो, कि उन्होंने देख लिया कि हाँ ये हम उस पे डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं और इसको हमें ले जाना है। तो एक बार एक विजन क्लियर हो गया कि हमको B2C में जाना है। अब B2C में जाने के लिए उन्होंने क्या किया, रिटेल में भी आ गए। रिटेल सबसे बड़ा एरिया है, ऑर्गेनाइज रिटेल। अभी तक का रिटेल हिंदुस्तान का पिछले 40 50 साल का अनऑर्गेनाइज रिटेल था। आपकी गली मोहल्ले की दुकानें हैं, ये हैं वो है। मॉल कल्चर आ गया आज से काफ़ी साल पहले। मॉल कल्चर के अंदर क्या है, रिटेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। उसके बाद ऑनलाइन रिटेल आ गया। तो ये सारी चीज़ों में वो B2C में आते जा रहे हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं। और उनका B2B जो बिजनेस है वो उनके पूरे धंधे का आज की डेट में 30 35% 40% रह गया। बाकी उनका B2C में कन्वर्ट हो गया सारा का सारा, यानी वो डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहे हैं। B2B में कस्टमर से डीलिंग नहीं होती, B2B में कर रहे हैं कस्टमर से डील डायरेक्ट। तो अब उसके बाद उसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही है सारी, कि जियो आ गया, सब कुछ हो गया, काम चल गया, ये हो गया वो हो गया। और रिटेल के अंदर आप देख रहे हो कि रिलायंस रिटेल, रिलायंस ज्वेल, रिलायंस ये, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस दुनिया भर के रिटेल के अंदर काम हो रहे हैं सारे। अब अभी हमने रिसेंट देखा और कि बाहर की कुछ कंपनियां, फेसबुक है, ये 2 दिन पहले डील हुई है सिल्वर लेक की, और अपना एटलांटिक करके कंपनी है उनकी। बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। एक अपना अबू धाबी का फंड आया है कल। बहुत सारी कंपनियां जियो के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रही हैं। और 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 बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि वो कंपनियां जो आ रही हैं, वो कंपनियां मतलब स्टेक लेना चाह रही थी तो रिलायंस ने बेच दिया। गलत। रिलायंस बेचना चाह रहा था अपना स्टेक। क्यों? उसका कारण ये है कि उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि हमने जो इस पर इन्वेस्टमेंट करी है, रिलायंस की बैलेंस शीट के हिसाब से लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट वो जियो के ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है इसके ऊपर, उसमें से वो कुछ पैसा जो है स्टेक बेच के बाहर निकालना चाह रहे हैं, ताकि कम उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो डेट लिया हुआ है बाहर से, वो कहीं ना कहीं उसको वो चुका दें और उसके बाद क्लीन कंपनी को रन करें आगे। तो उन्होंने कुछ पार्टनर के साथ बात करी और उन पार्टनर को दे दी, और वो पार्टनर इसलिए इंटरेस्टेड हुए लेने में कि इंडिया के अंदर पहली एक ऐसी कंपनी बनी है जो कुछ इनोवेटिव नया कुछ टेक्नोलॉजी में कर रही है। आज तक आपने नहीं सुना कि इस तरह के पी फर्म्स जो हैं इंडिया में टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बड़े वेव एनालिसिस को लेकर इंटरनेट पर इतनी मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप हार्डली कुछ इम्प्लीमेंट उससे कर सकते हो। अगर आप एजुकेशन पर्सपेक्टिव बड़े बड़े आइकन जो माने जाते हैं, इन्फोसिस है, TCS है, HCL टेक्नोलॉजीज है, विप्रो है, ये है, वो टेक महिंद्रा है, इस तरह के पी फर्म ने कभी भी उनके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी शायद, जहाँ तक मुझे पता है। पहले कभी आज से 20-25 साल पहले करी हो तो उतना मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आज तक उन्होंने कभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करी। इसका मतलब उन्होंने वो देखा कि ये न्यू एज जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है इंडिया जैसी कंट्री के लिए स्पेशली, और इंडिया और एशिया के पूरे इसमें, मतलब चाइना के बाद, चाइना में अलीबाबा, टेंसेंट जो 2-4 कंपनियां हैं, उसको छोड़ करके एशिया में शायद जियो से बड़ी कोई कंपनी टेक्नोलॉजी की नहीं है जो कि हमें एशिया में एंट्री दे सके कहीं ना कहीं। तो इसलिए उन्होंने जियो के साथ हाथ मिलाया। अब वो कंपनियां कोई बेवकूफ़ नहीं है, सबसे पहली बात तो अगेन वही बात आ गई है। आज की डेट में भी आप सुनते होंगे बहुत सारे लोग जो हैं इधर की उधर की यहाँ वहाँ की बात करते रहते हैं। वो छोटे छोटे एक्चुअली क्या है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, वो चिंदी चोरी वाले लोग हैं। तो ये इसकी डिलीवरी पोजीशन नहीं है, ये है, वो है, बेकार है, ये फलाना, अभी गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। गिरेगा तो सही, अभी क्या है, अगर एक शेयर, मार्केट का एक सिस्टम आप समझो, एक शेयर 1000 रुपये से अगर 1600 रुपये आ गया, 900 रुपये से 1500-1600, तो गिर तो सकता ही है, कल भी गिर सकता है। बात गिरने और उठने की नहीं है, मार्केट की चाल तो सीधी दिशा में तो कभी भी नहीं आएगी, वो तो गिरते उठते आएगी। लेकिन आप विजन क्या है उस कंपनी को लेकर वो पता होना चाहिए, और फिर उस कंपनी के साथ हमारे मार्केटें जुड़ी हुई है ना। एक्चुअली बहुत बड़ी वेटेज वाली कंपनी है, 10 लाख करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन है आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट का भविष्य भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है ना ऐसी कंपनियों के साथ। और जो वो बिजनेस कर रहे हैं, जो वो धंधा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है डायरेक्टली, और उससे मार्केट की पता चलती है पल्स क्या है एक्चुअली। क्योंकि आज एक बड़ा इन्वेस्टर, जो बड़े घर जो हैं, बड़े फंड जो हैं, अगर इंडिया में ऐसी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं जो कि वैसे अगर देखा जाए तो आपको क्या है, डेटा ही तो बेचता है, 300 रुपये का, 400 रुपये का प्लान बेचता है डेटा का, क्या है ऐसी क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं। लेकिन वो जो कंपनियां हैं वो कुछ और देख रही हैं उसके अंदर। हमको वो देखना है कि जो आज की डेट में दिखाई नहीं दे रहा है, एक्चुअली पीछे है थोड़ा सा, हमको वो देखना है। रिलायंस का आज से 2 साल पहले मैंने जैसे जिक्र किया कि हमने बात की थी यहाँ पे, रिलायंस अब उस दौर में आ चुका है कि अब यहाँ से आगे की जो रास्ता है ना, उस रास्ते के अंदर मेरा ख्याल में यहाँ से जो रिलायंस की कंपनी, पूरी कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर जियो भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर रिलायंस रिटेल भी इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस रिटेल एक्चुअली में और बड़ी स्टोरी है। ऐसा नहीं, जियो से बड़ी स्टोरी नहीं है, लेकिन रिलायंस रिटेल अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी है। तो रिलायंस का आज जो हम स्टॉक देखते हैं उसके अंदर ये दोनों तीनों धंधे जुड़े हुए हैं, अंदर हैं उसके। तो कहीं ना कहीं ये जब दोनों तीनों जो धंधे हैं वो बास्केट में से जब बाहर निकलेंगे तो इसकी वैल्यू अनलॉक होगी बहुत ज़्यादा। आज की डेट में क्या है, एक ही कंपनी है तो कई बार नहीं पता चलती वैल्यू, जिस दिन वैल्यू बाहर निकलेगी उस दिन पता चलेगी ये वैल्यू। तो हमें उस तरह से उन चीज़ों को देखना है। डीमर्जर या बाहर निकलेंगी जो कंपनियां, बाहर निकाली जाएंगी जो सारी, तो उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो सकती है कि हम आज की डेट में इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यही वो बाहर की जो कंपनियां हैं वो उस पर दाव लगा रही हैं कि जियो अगर अकेला लिस्ट होता है कहीं पर, क्योंकि लिस्टिंग तो इसकी होगी, अभी इंडिया में होगी, बाहर होगी, काफ़ी सारी स्पेकुलेशन चलती रहती है, यहाँ होगी, बाहर होगी, यहाँ होगी। मेरे को लगता है उस चीज़ पर टाइम वेस्ट करना है जो है, वो जो फालतू लोग हैं वो टाइम वेस्ट करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। जहाँ मर्जी होगी तो सही लिस्टिंग। तो जब वो लिस्टिंग होगी तो उसकी जो वैल्यूएशन निकल के आएगी वो कहीं ना कहीं रिलायंस के अंदर से तो निकलेगी वो। अब तो हमें ये देखना है ना कि वो रिलायंस से अंदर से निकलेगी। तो रिलायंस की स्टॉक जिसके पास है या जो जिसके पास होल्ड होगा, या जो आदमी उसकी स्टोरी के ऊपर फेथ कर रहा है, आज जो
तो कंपनियां पैसा लगा रही हैं तो फ़ायदा तो उनका होगा। लेकिन वो कंपनियां इतना विश्वास क्यों कर रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, मुझसे भी 2-4 लोगों ने पूछा कि सर ऐसा क्यों है कि आज सब कुछ सामने है, रिलायंस का काम चल गया, ये चल गया, वो चल गया, अब तो बन गया नंबर 1। आज से पहले जब वो नंबर 1 नहीं था, शुरुआत की थी, अगर उस दिन उन कंपनियों ने पैसे लगाए होते तो आज उनको बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अब तो सब कुछ सामने आ गया, अब पैसे लगाने का क्या फ़ायदा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसी तरह के लोग हैं कि जिनको बॉटम के ऊपर शेयर लेने की आदत होती है। तो बॉटम के ऊपर कभी भी शेयर नहीं ले जाते हो जब पूरी स्टोरी देख लेते हैं उसकी स्टोरी क्या है। आपको पता है इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर अब नया जो सिस्टम, नया जो चीज़ें आगे आने वाली हैं, वो यहाँ तक की स्टोरी तो लगभग सबको पता थी। सबको पता थी मतलब जो समझदार लोग हैं, बेवकूफ़ को तो कुछ नहीं पता था। जो समझदारों को सबको पता था कि यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे कि आज आप देख रहे हो कि टीवी जो चल रहे हैं आपके, वो भी इंटरनेट के थ्रू चलने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये छतरियाँ वतरियाँ ये सब खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे, और इंटरनेट के थ्रू ही टीवी चला करेंगे। जो कि बात मैंने आज से 2 साल पहले है अपना वीडियो मेरा, आप जाके देख लेना, उसमें मैंने बोली हुई है। बाकी आप देख रहे हो कि डेटा का यूज़ जो है जिस हिसाब से हो रहा है और जिस हिसाब से वीडियो की कंजम्पशन हो रही है, और मैं उस समय भी यही कहता था कि कंटेंट जो है वो राजा बन जाएगा एक बार आने वाले टाइम में। और आज आप देख रहे हो ये कितनी कंपनियां सारी, नेटफ्लिक्स है और इस तरह की जो कंपनियां, अमेजन प्राइम है, ये है वो, जितना कंटेंट बना रही है, कंटेंट राजा है। मैंने ये बात आज से कितने साल पहले बोली थी कि कंटेंट जो है वो राजा बन जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जब डेटा इतना भरपूर मिलेगा तो आप उस डेटा का करोगे क्या। खाने की चीज़ तो है नहीं कि आप खा लोगे, तो उससे आप वीडियो में देखोगे, और वीडियो जो है वो सबसे बड़ा ड्राइवर बनेगा आने वाले टाइम का, वही हो रहा है। और उसी दौरान आप देखो यूट्यूब भी कितना ज़्यादा इंडिया के अंदर बहुत बढ़ गया। जब हमने अपना चैनल शुरू किया था तब भी थोड़ा बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था, अब और बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ से आगे की जो जर्नी है, वो रिलायंस के अंदर कौन सी ऐसी स्टोरी है जो इनको लोगों को दिख रही है। यहाँ से आगे की जो जर्नी है, मेरे हिसाब से वो स्टोरी जो है वो है ऐसी जो कि लोग आज की डेट में जिसको इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। मेरे को लगता है उनके पास वो थॉट प्रोसेस भी नहीं है कि उसको हम इमेजिन भी नहीं कर पाए। वो स्टोरी है एक तो 5G की, जो कि अभी उसको टाइम लगेगा, मेरे ख्याल 2-3-4 साल लग जाएंगे 5G आने। अभी तो 4G सेटल हो रहा है कहीं, तो 5G आने में टाइम लगेगा। एक तो मेजर पार्ट वो है 5G का। दूसरा पार्ट मैंने बताया ना आपको रिटेलिंग का, जिसके अंदर ये इन्होंने अनाउंस भी कर दिया, जियो मार्ट करेंगे व्हाट्सएप के साथ मिला के, और जो अपना किराना स्टोर है उनको मिलाएंगे, कहीं ना कहीं बीच में करेंगे काम। इसके अलावा जो रिलायंस जो काम कर रहा है मेन, वो कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जिसकी आज की डेट में कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं है, वो है रिलायंस का जो जियो मनी करके एक एप्लीकेशन है। जैसे आपको पता है पेटीएम आज की डेट में सारा काम जो है, पेटीएम का पूरा जो धंधा है वो वही एप्लीकेशन ही है उसकी, जिसके थ्रू आप फ़ोन चार्ज कर लेते हो, ये कर लेते हो, वही धंधा है उसका। और रिलायंस के जियो के अंदर एक ऑलरेडी उनके पास वो पूरा सिस्टम तैयार है पेटीएम जैसा, लेकिन आज की डेट में उन्होंने कभी उसको बाहर नहीं लेके आए। वो मतलब उसको उन्होंने एडवर्टाइज नहीं किया कभी भी, उसको उन्होंने पुश नहीं किया कभी भी कि हाँ उसके ऊपर वो काम करे, जिसको आप कहते हो अपना, उनकी एप्लीकेशन है जियो मनी करके। जियो मनी जो है, जिस दिन रिलायंस ने ये सोच लिया कि इसको मुझे आगे लेके आना है फ्रंट के ऊपर, तो आपको पता है जियो मनी क्या कर सकता है। जियो मनी अपने आप में एक पूरा बिजनेस है, पूरा धंधा है उसका बड़ा, और मुझे लगता है उसके अंदर जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पता, वो टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक टाइम का, कि जिस दिन उसको बाहर निकाला जाए। आज जियो वो एक ऐसा काम है जिसके अंदर वो पूरे हिंदुस्तान, आज की डेट में 40 करोड़ लोग हैं जियो के पास, ठीक है, सब्सक्राइबर। जियो अगर आपको शुरुआत के अंदर 6 महीने फ्री में कॉलिंग दे सकता है, तो वो आपको जियो मनी को इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई ऑफर भी दे सकता है कल को, कि आप मेरा इस्तेमाल करोगे, आपको मैं 3 महीने का इंटरनेट फ्री दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सारे शुरू हो जाएंगे लगाना। आज की डेट में जितने पेटीएम यूज़ करते हो सारे के सारे कल जियो मनी यूज़ करना शुरू कर दोगे, क्या फ़र्क पड़ना है आपको।
एक सिस्टम ही बनाना है ना, बाकी लोग तो हैं ही उसके पास में सारे, उसने जोड़ लिए सारे के सारे। 40 करोड़ लोग तो पेटीएम के पास भी नहीं है आज, समझे? अब जो बाहर की कंपनीज जो आ रही हैं, जो पैसा लगा रही हैं, वो एक्चुअली देख क्या रही हैं? कुछ तो वो देख रही होंगी, उनके सामने कुछ तो मॉडल पेश किया गया होगा कि हाँ इस मॉडल के ऊपर हम काम करेंगे। वो मॉडल मुझे लगता है 3-4 चीज़ों पे है। एक तो ब्लॉकचेन, जिसमें पैसा पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमेगा आने वाले टाइम में। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है जिस पे बिटकॉइन काम करता है, वो एक नाम है, खाली करेंसी है एक, लेकिन उसके पीछे जो चीज़ है टेक्नोलॉजी वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन के ऊपर मुझे ऐसा अंदर से लगता है कि रिलायंस बहुत बड़ा कोई खेल रचने के मूड में है। यहाँ के बैंक से अगर आज कोई पैसा आपको फ़ौरन भेजना होता है या बाहर के बैंक से यहाँ आना होता है, उसके अंदर आज 4-4 दिन लग जाते हैं कई बार आने के अंदर, जो वायर के थ्रू आप भेजते हो। उसके अंदर सेफ्टी का भी इशू रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ब्लॉकचेन के थ्रू अगर आप काम करते हो, जो कि यहाँ के बहुत सारे बैंक ICICI ने शुरू कर दिया है, एक तो कंपनी ने वो शुरू कर दिया है, और ब्लॉकचेन के थ्रू आप और बहुत कुछ कर सकते हो। खाली एक चीज़ नहीं है। मैं कोई IT प्रोफेशनल नहीं हूँ जो मैं इतना अंदाज़ा लगा पाऊँ, लेकिन मैं मोटा मोटी सोच सकता हूँ कि क्या क्या उससे हो सकता है। तो एक तो हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नंबर 1 जो अभी जियो के आगे जुड़ेंगी जो चीज़ें, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसका मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब आपके घर में जितनी यूटिलिटीज हैं, चाहे AC है, फ्रिज है, TV है, आपके फ़ैन हैं, आपकी ट्यूबलाइट है, आपका ये है, वो सारी की सारी आपके कनेक्टेड हो जाएंगी आपके इंटरनेट के साथ, जिसको आप फ़ोन से मैनेज कर सकते हो, जो कि अभी कई घरों के अंदर शुरू हो गया है। बड़े जो लोग घर बनाते हैं वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। उसके अलावा सेफ्टी का जो फीचर है, कैमराज लगेंगे पूरे घर के अंदर, जो कैमरा लगे हैं वो आपके पूरे के पूरे उससे जो है पर जुड़ जाएगा। उसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके साथ में उसको जोड़ दिया जाएगा। दूसरी एक चीज़ है जो आपको मैंने बताया, जियो मनी। इसके ऊपर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एरिया उनका डेडिकेटेड आने वाले समय में हो सकता है। तीसरी चीज़ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन के अंदर बहुत बड़ा काम वो मुझे लगता है अपनी प्लानिंग अंदर की बन रही है। चौथी चीज़, आपने एक बार सोची कि अभी ये जो सारा इशू चला लॉकडाउन का और ये वो, तो एक सॉफ्टवेयर जो जूम करके एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप बात कर लेते हो अपना कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ करते हो, जिसको आप आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वैसे तो, लेकिन एक वो सॉफ्टवेयर है जो सारे लोग लगभग यूज़ कर रहे हैं। आज रिलायंस की जो टीम है इंटरनल, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये वक्त अब ऐसा आ गया है कि जिसके अंदर, क्योंकि इसके बाद में आने वाले कुछ महीनों सालों तक तो ऐसा, सालों तक, बहुत सालों तक भी रहेगा, और कई बार क्या कुछ चीज़ें शिफ्ट कर देती हैं। अब हमें भी ये समझ में आ गया, आज आपको भी समझ में आ गया कि हाँ मुझे अगर मुंबई में किसी के साथ मीटिंग करनी तो मुझे जाने की कोई जरूरत है यार, मैं यहीं पे कर लेता हूँ बैठ के। क्योंकि हमने क्या है, पहले तो हम अगर मुझे कहीं जाना, मुझे कोई काम होता तो मैं कहता हूँ चल मुंबई की फ़्लाइट करता हूँ और मैं आ रहा हूँ तेरे पास, और एक दिन होटल में रुकूंगा और अपना आ जाऊँगा मीटिंग करके। लेकिन अभी क्या हुआ, पीछे हम जा नहीं पाए, तो कुछ भी ऐसा काम था तो अपना यहीं हो गया सारा का सारा, जूम के ऊपर या स्काइप के ऊपर। तो अब पता चल गया कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, हो जाएगा ऐसे भी, तो क्या ज़रूरत है जानने की। तो जब अगर एक बार ये चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर बंदा, उसकी हैबिट्स भी चेंज हो जाती है कहीं ना कहीं। आज रिलायंस अगर उस एरिया के अंदर आ जाए, जो कि जूम जैसे या इस तरह की कोई सॉफ्टवेयर बना दे जो कि एक्चुअली प्रोफेशनल लोगों के यूज़ करने के लिए, जो इंटरप्राइज सॉल्यूशन होते हैं जिसके, अभी इंटरप्राइज सॉल्यूशन के अंदर आप समझो कोई कंपनियां जो हैं वो सारी की सारी B2B में हैं, B2C में कंपनी नहीं है कोई भी जो SMEs को हैंडल कर सके, छोटे लोगों को, जो छोटे लोगों को हैंडल कर सके, ऐसी कोई कंपनी नहीं है। B2B की कंपनी है सारी की सारी। अभी B2C के अंदर कोई कंपनी आ जाए अगर, जो इंटरप्राइज सॉल्यूशन दे दे आपको, तो आप सोचो कितना बड़ा धंधा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कितना बड़ा धंधा है। आज एक होलसेलर बैठा है चांदनी चौक के अंदर, उसको लुधियाना की एक कोई शॉप के अंदर माल बेचना है, उसको बात करनी है, उसको काम करना है, अपने सैंपल दिखाने हैं, तो एक सॉफ्टवेयर बना दो आप ऐसा और उसको दे दो कि हाँ आप इसी के ऊपर काम कर सकते हो। वो आदमी अपनी दुकान पे बैठा है, ये आदमी अपनी होलसेल मार्केट में बैठा है और यहीं पे बैठ के उसको दिखा रहा है, हैंडल कर रहा है, यहीं पे सौदा हो गया, पैसे ट्रांसफ़र हो गए, सारा काम यहीं पे हो गया। इसको कहते हैं इंटरप्राइज सॉल्यूशंस। इंटरप्राइज सॉल्यूशंस अगर ये कंपनियां, और ये कंपनी बना सकती है एक्चुअली, इनके पास वो है कैपेबिलिटीज़,
और अभी एक और बड़ी चीज़ जो चल रही है वो है इंटरनेट, जो होम इंटरनेट, जिसको जियो फाइबर कह रहे हैं। जो जियो फाइबर का अभी पूरा तरह से रोल आउट इन्होंने नहीं किया है, कुछ एरियो में किया है। हमारे यहाँ जैसे लगा हुआ है, हमारे ऑफिस में नहीं है लेकिन घर पे है। तो ऐसे एरियो बहुत सारे एरियो में है और बहुत सारे एरियो में नहीं है। लेकिन जियो फाइबर जिस दिन घर घर में पहुंच गया, शॉप शॉप में पहुंच गया, ऑफिस ऑफिस में पहुंच गया, ये अपने आप में रिवोल्यूशन है। मैं बता रहा हूँ आपको, हो जिसको कहते हैं कि वायर के थ्रू ब्रॉडबैंड आया आपके पास, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। आज भी मेरे घर पे जो ब्रॉडबैंड लगा है उसकी 500 MBPS की स्पीड है, 500 MBPS। अब मेरे ऑफिस में जो ब्रॉडबैंड है जिसपे आप देख रहे हो उसकी 1000 MBPS की स्पीड है। एक्चुअली 1000 MBPS आती है, कभी 800 आती है, कभी 1000 आती है, कभी 800 आती है। जियो नहीं है हालांकि, और दूसरा है, लेकिन स्पीड इतनी है। इस लेवल की जब स्पीड पहुंच जाती है आपकी, तो आप उस पर आप कुछ भी कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो आप। मैं यहाँ से बैठ के सैकड़ों क्लासेस, आज मैं मुंबई जाता हूँ क्लास देने के लिए, कल को मैं यहीं से अपना स्टूडियो बना लूँ पूरा का पूरा, और मैं यहीं से वहाँ बैठ के, वहाँ 50-100 लोग 200 लोग इकट्ठे हो जाएं और वहाँ पर मैं क्लास दे पाऊँ। क्या 10 साल बाद, 5 साल बाद ये संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। वो अपने घर पे बैठे हैं वो सारे के सारे, और वैसे तो आज भी ले सकते हैं वो क्लास, लेकिन क्या है, आज बैंडविड्थ इतने नहीं है कि सारे के सारे अगर वो अपना वीडियो खोल देंगे ना, आज मतलब 100 लोग क्लास में बैठे हैं और मैं चाहता हूं मैं 100 के 100 लोगों को टीवी स्क्रीन पे देखूं, तो अगर वो सारे लोग ऑन कर देंगे वीडियो तो सिस्टम डाउन हो जाएगा। इतना हालत, मतलब उतनी बैंडविड्थ नहीं है आज की डेट में। लेकिन क्या 5 साल बाद या 2 साल बाद ये संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। तो ये कंपनी उस एरियो में काम करेंगी जहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, जहां पर आपका काम बढ़े, और जहां पर आपकी ईज बढ़े, और इसको उससे कुछ ना कुछ जो है प्रॉफिट होता है। डेटा तो कंज्यूम करोगे ना, चाहे कुछ भी करे। आज जूम का शेयर आप देखो बाहर जाके, उसकी हालत क्या है। यहाँ पे TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक्नोलॉजीज है। मैंने पहले भी कई बार शेयर किया और मेरे वीडियो के नीचे उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने उल्टा पुल्टा लिखा भी है, लेकिन मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ, एक नंबर की नाकारा कंपनियां हैं। वैसे इन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, कंपनियां भी अच्छी हैं, काम भी करती हैं, लेकिन क्या किया है तुमने? एक गूगल, एक फेसबुक, एक व्हाट्सएप तुम इंडिया में नहीं बना पाए। इनोवेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। आदमी सप्लाई कर रहे हैं, खाली लेबरगिरी कर रहे हैं कि तुम्हारा काम है, चलो हम तुम्हें चाहिए, हम तुम्हें दे देते हैं बना बना के। अरे तुमने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जो पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा चल रहा हो? वो टिकटॉक बना रहा है, वो जूम बना रहा है, वो व्हाट्सएप बना रहा है, वो फेसबुक बना रहा है, गूगल ने अपना पूरा सिस्टम बना दिया, एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसपे सारे फोन रन कर रहे हैं। तुमने क्या किया? दूसरों के खाली तुमने जाके काम किया बस। तुमने, ठीक है तुम्हें लेबर चाहिए, हाँ हम लेबर हैं, हम तो हमें ले लो, तुम बताओ क्या करना है हमारे को, तुम्हारा ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इसको हैंडल कर लेंगे। और तुमने वही काम किया सारी जिंदगी। सोचो आज TCS की वैल्यूएशन या इन्फोसिस की वैल्यूएशन या ये नहीं पहुंच सकती थी क्या गूगल के आसपास या किसी के आस, मैं कह रहा हूं आधी हो जाती उससे। उनके मतलब 20वें हिस्से के बराबर भी नहीं है ये लोग, 20 में भी 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। कहां है ये लोग? कुछ भी नहीं है, करे ही नहीं उन लोगों ने कुछ, इनोवेशन है ही नहीं कुछ। बस कंपनियां बना के बैठ गए, ये ठीक है हमारा काम हो रहा है, लेबर भर्ती करते जाओ, 100 लोग भर्ती करेंगे, 17 लोग छोड़ के चले जाएंगे नौकरी, बाकी जो बच जाएंगे उनसे काम कराते रहेंगे, किसी को यहाँ रख लेंगे, किसी को बाहर भेज देंगे, वहाँ काम करता रहेगा, वीज़ा बना देंगे उसको, यही कर रहे हैं बस। कुछ इनोवेटिव नहीं है, कुछ बनाया नहीं तुमने, कुछ किया नहीं तुमने, तो तुम धीरे धीरे तो तुम आउट हो जाओगे, फिर यही काम करते रहोगे। अभी आइडिया ने, भारती ने क्या किया? रिलायंस को उनको पता था आ रहा है इतना बड़ा हाथी आ रहा है, उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी, कुछ नहीं करा उन्होंने। उनका हाल देख लो। एयरटेल तो फिर अपने आप को थोड़ा संभाल गया, दो तो खत्म हो गए, वोडाफोन भी खत्म हो गया, आइडिया भी खत्म हो गया। अरे तुम्हें पता है वो हाथी आ रहा है तुम्हारे सामने, तुमने तैयारी नहीं करी। वो सामने वाला दुनिया भर की एप्लीकेशंस लेके आ रहा है, दुनिया भर के सामान लेके आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, सबको लेके आ रहा है, और तुम कह रहे हो हमारा 299 के अंदर 6 दिन यूज करो, 7 दिन यूज करो, 15 GB ये मिलेगा, 10 GB, 500 तरह के तुमने प्लान बना रखे हैं। आदमी अपनी शादी की तारीख भूल जाए, इतने प्लान होते हैं देख के। उनकी जो लिस्ट थी वोडाफोन की, एयरटेल की, आदमी भूल जाए उसकी मैरिज का, इतनी तली प्लान है उसके, इसमें इतने मिनट ये मिलेंगे, इसमें इतने मिनट ये मिलेंगे, इसमें बंदा कैलकुलेट करते करते बोले छोड़ो ये फोन नहीं लेना मुझे, भाई सब छोड़ दो मेरे को, माफ कर दो मेरे को। इन्होंने आए एक प्लान है, यही बात खत्म, नहीं बेच सकते।
बात खत्म, जाओ यहाँ से, चलो यही वाला प्लान है, यही मिलेगा, बात खत्म। सिंपल चीज़ों को सिंपल कर दिया। देखो आज इनको ये समझ ही नहीं है, इनके पास पता नहीं कैसे लोग भर्ती हैं, कैसे टीम में बिठा रखी है। और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने आज से 2 साल पुराने वाले वीडियो में भी बोली है। तो रिलायंस के बारे में आज जो हम बात कर रहे हैं उसकी वजह एक ये है कि हम थॉट प्रोसेस को समझें, उस कंपनी के नहीं, इंडिया के थॉट प्रोसेस को, कि ये चीज़ें कैसे बदलने वाली हैं आने वाले टाइम में। जो टेक्नोलॉजी है, जो जियो है, एक्चुअली वो जैसे उन्होंने कहा है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। तो ये ऑयल जो आपकी रगों के अंदर चल पड़ा है ना, ये आपकी जिंदगी बदल देगा आने वाले टाइम में। और ये कहीं ना कहीं इंडिया की भी बहुत बड़ी जिंदगी बदलेगा। छोटे गांव को, देहात को, किसानों को, हेल्थ केयर को कहां इंपैक्ट करेगा आप सोचो। एक डॉक्टर दिल्ली में बैठ के किसी इंटीरियर के छोटे से गांव के अंदर अगर ऑपरेशन कर सके किसी आदमी का, जो कि आज होता है, यूएस के अंदर बैठ के यहाँ करते हैं, यहाँ के बैठ के यूएस में करते हैं, लेकिन छोटे से इंटीरियर गांव के, उड़ीसा के एक गांव के अंदर अगर आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद ये हो जाए संभव कि आदमी को हॉस्पिटल में लेके जाओ और यहाँ का कोई अच्छा सा अपना डॉक्टर सर्जन उसका यहीं से बैठ के ऑपरेशन कर दे, क्या गेम पलट जाएगी। और ये संभव है सिर्फ बैंडविड्थ के जरिए, डेटा के जरिए। और रिलायंस का दाव उसी के ऊपर है सारा। ये हर चीज के अंदर जो दौड़ने वाली, रगों में दौड़ने वाली जो चीज है ना, वो है डेटा। और उसके ऊपर सिर्फ उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उस तरीके का, क्योंकि उसको ये पता है कि दूसरा आदमी कोई बनाएगा नहीं तो मेरे को ही बनाना पड़ेगा। और ये सारी कंपनियां जो आ रही है ना, ये उसी चीज पे दाव लगा रही है, उसी फ्यूचर के ऊपर। ये इस पे दाव नहीं लगा रही कि आप 400 रुपए का प्लान लेके जियो का यूज करते हो या उसकी दुकान से जाके 4 सामान ले आते हो रिटेल के, उस पे दाव नहीं लगा रही है। ये दाव लगा रही है नई टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, अपना हेल्थ केयर के अंदर है, और एग्रीकल्चर के अंदर है, और एजुकेशन के अंदर है। ये इन चीज़ों के ऊपर, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, इनके ऊपर दाव लग रहे हैं। हमें हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनसंख्या है यार। मतलब आप सोचो, इस तरह का दिमाग जो है वो कभी खोलेंगे तो पता चलेगा ना हमारे को कि आज वो कंपनी जो है, जिसको आज हम कह रहे हैं रिलायंस है, ठीक है, हम उसको जो समझ रहे हैं क्या है वो। फिर अगेन वही बात कि कोई भी आदमी उठ के कुछ भी बोलने शुरू करता है, तो आप ये सोचो कि जो आदमी, जो कंपनीज, जो पी फंड पिछले 1 महीने के अंदर उन्होंने 90,000 करोड़ रुपए अगर रिलायंस में लगा दिए हैं, जो कि उसकी कुल 20% वैल्यूएशन है। 80% अभी भी रिलायंस के अंदर ही है, 20% वैल्यूएशन उन्होंने बेची है खाली अपनी। 90,000 करोड़ रुपए अगर लगा दिए हैं तो कुछ सोच के लगाए होंगे। 90 रुपए नहीं कोई बिना सोचे किसी को देता यार। 90,000 करोड़ रुपए लगा रहा था, सोच के लगा रहा हो। वो क्या सोच के लगा रहा है, हमको वो सोचना है। हमेशा जो एक्चुअली एनालिसिस का जो तरीका है ना, वो ये स्मार्ट मनी को फॉलो करो। कहते हैं हम चार्ट पढ़ते हैं, चार्ट में क्या है, स्मार्ट मनी को फॉलो करो। तो ये स्मार्ट मनी तो है। ये जो सोच रहे हैं, हमको इनसे पहले सोचना है ना। अगर हमने पहले सोच लिया तो हमें भी 2-4 बूंदे मिल जाएंगे, बस बात खत्म। बाकी ये मार्केट है, उतार चढ़ाव, ये वो, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है। सीधा सीधा तो कुछ भी चलता नहीं है, जाता नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो, चीज़ों को समझो, और जो नॉइस आसपास चलती है ना, ये दिमाग खराब करती है। ये लोग एनालिस्ट नहीं है, ये टटपूंजिया लोग हैं, फुकरे लोग हैं, ये चवन्नी वाले लोग हैं। इनको कुछ नहीं पता। इसलिए नॉइस को छोड़ दो और देखो एक्चुअली हकीकत है क्या। आपको चवन्नी कमानी है, आपको बड़ा फॉर्चून क्रिएट करना है। आज से 10 साल बाद जाके आप जब रिलायंस का शेयर देखो तो आपको कहाँ दिखेगा इन सब चीज़ों के साथ, उसको इमेजिन करो और उसके बाद अपने काम करते जाओ। एक खाली रिलायंस की बात नहीं है, और भी चीज़ें हैं बहुत सारी। दिमाग को खोलना है। ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये इसलिए कि आपका दिमाग खुले।